दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण 21 जुलाई 2025। विमर्श। वैश्विक गतिशीलता के दौर में नई दृष्टि। डॉक्टर नवीन कुमार मिश्र और लेखक विशाल कुमार सिंह। नई वैश्विक व्यवस्था के दौर में अनेक पुराने समीकरण ध्वस्त होते और नए बनते हुए दिख रहे हैं। स्वयं के हितों को सुरक्षित करने वैश्विक महाशक्तियां निष्पक्षता और न्याय की वकालत कर रही हैं। कुछ देश शक्ति संतुलन के लिए बहुध्रुवीय विश्व का सपना संजोए अपने गुटों के मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रभाव और उनके नियम कमज़ोर पड़ गए हैं। इन परिस्थितियों में भारत किसी पक्ष में न होकर बहुध्रुवीय से अलग शांति और स्थिरता का समर्थक है, जो पूर्व पश्चिम के बीच संतुलन का एक सेतु बनने की पर्याप्त क्षमता रखता है। भारत ने हमेशा ही G7 और ब्रिक्स देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। भारत क्वाड, ब्रिक्स, SCO का सदस्य है और G7 में भी आमंत्रण पर शामिल होता है। भारत अपने हितों को सुरक्षित रखने के साथ संप्रभु शक्ति के रूप में एक जिम्मेदार राष्ट्र है, परंतु पश्चिम का भारत को देखने का नज़रिया अत्यंत ही संकीर्ण है। पाकिस्तान के साथ बीते दिनों हुए सैन्य संघर्ष के समय अमेरिका और यूरोपीय संघ के रुख से स्पष्ट हो गया कि पश्चिम देश आज भी भारत को अपनी धुरी का हिस्सा नहीं मानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देश भारत को रूस का मददगार समझते हैं, जबकि भारत ने अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक संकट से बचाने के लिए रूस से तेल आयात किया था। नाटो महासचिव मार्क रूट की प्रतिबंधों की धमकी पर हाल ही में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के लिए ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह पश्चिम से राजनीतिक फायदे के लिए अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। दबाव की रणनीति के माध्यम से पश्चिम देश वैश्विक व्यवस्था पर फिर से नियंत्रित स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु भारत अपनी राजनीतिक स्वायत्तता के कारण दबाव की स्थिति से आगे निकल चुका है। आज की दुनिया 1990 और 2000 के दौर की एक ध्रुवीय और पश्चिमी केंद्रित दुनिया नहीं है। भारत आज न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक प्रमुख ध्रुव, जो नाटो के भू राजनीतिक मंच का अनुगामी नहीं। हालांकि वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जे और 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस को चीन और निकट ला रखा है। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को रूस के साथ जुड़ा रहना पश्चिम के हित में भी है। रूस के साथ भारत के संबंधों का एक यूरेशियाई आयाम भी है। आज वैश्विक व्यवस्था में तीव्र गति से परिवर्तन और समायोजन हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पुराने सभी वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं। चूँकि भारत चीन के बीच भू राजनीतिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है, वर्ष 1962 के युद्ध से लेकर 2020 में गलवान संघर्ष तक, चीन भारतीय संप्रभुता के लिए एक वास्तविक और नियंत्रण खतरा बना हुआ है। इसलिए जैसे जैसे चीन के साथ तनाव गहराता गया, अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी में तेजी आने लगी। चीन के साथ चल रही सीमा तनाव और क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती राजनीतिक साझेदारी एक एकीकृत शक्ति के रूप में इसकी भूमिका को जटिल बनाती हैं। परंतु इसी बीच पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का रवैया भारत की बेचैनी बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान के बीच गहराता रणनीतिक संबंध ट्रंप की पाकिस्तानी नीति से भी ज़्यादा खतरा पैदा करने वाला है। दूसरी ओर दक्षिण एशिया में सार्क की निष्क्रियता और चीन के नेतृत्व में एक नए क्षेत्रीय समूह की आहट इस क्षेत्र में भू राजनीति को बदल सकती है, जबकि चीन पहले से ही अपना स्वयं को हिंद महासागर मंच बना लिया है।
पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का भारत के विरुद्ध आक्रामक रवैया तथा चीन के विस्तारवादी नीति के बीच बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ लेकर उसे भारत विरोधी धुरी में शामिल कर दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। नए रणनीतिक मंच की मजबूती। रूस के साथ संबंधों के कारण भारत को दुश्मन करार देना वैश्विक मंच पर पश्चिम की भूमिका को नज़रअंदाज करने जैसा है। शीत युद्ध के दौरान पश्चिम के साथ पाकिस्तान की निरंतरता भारत को रूस के करीब ले गया, परंतु बाद के दशकों में भारत ने बहुध्रुवीय दृष्टिकोण बनाए रखा और ब्रिक्स, एससीओ एवं क्वाड जैसे संस्थाओं के माध्यम से रूस, अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपनी साझेदारी को संतुलित किया है। ब्रिक्स में भारत की सदस्यता इसे पश्चिमी विरोधी नहीं बनाती, परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को अमेरिका विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया है। वर्तमान में वैश्विक बहुध्रुवीयता का उदय एवं अमेरिका, चीन एवं रूस जैसे महाशक्तियों की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा एवं ट्रंप की व्यापार संबंधी कूटनीति के समक्ष भारत की अपनी विदेश नीति को नए दृष्टिकोण से परिभाषित करना होगा। भारत के इस दिशा में प्रयास करना भी शुरू कर दिए हैं। इसका प्रमाण है कि भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया। ऐसे में जटिल सौदेबाजी और कमज़ोर होते गठबंधन की स्थिति में भारत को नए रणनीतिक मंच को बनाने और उसे मजबूत कर नई वैश्विक व्यवस्था में रणनीतिक स्वायत्तता के साथ बहुध्रुवीय एशिया के विकास की ओर बढ़ने की जरूरत है। रिश्तों में सुधार के साथ चीन की प्रति सतर्कता। विशाल कुमार सिंह। वर्तमान सदी की वैश्विक राजनीति में चीन एवं ऐसी शक्ति उभरा है जिसकी आर्थिक क्षमता, सैन्य विस्तार और रणनीतिक महत्वाकांक्षा ने पूरे समूचे एशिया और विशेषकर भारत के लिए एक सतत चुनौती खड़ी कर दी है। भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं, उभरती हुई महाशक्तियां और दो परमाणु संपन्न पड़ोसी देश हैं, लेकिन इन संबंधों की जटिलता केवल भूगोल की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, रणनीति, व्यापार और वैचारिक भिन्नताओं का भी गूंज सुनाई देती हैं। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह चीन के साथ संबंधों में सहयोग की संभावनाओं को जिंदा करते हुए अत्यधिक सतर्कता, रणनीतिक सजगता के साथ आगे बढ़े। भारत चीन संबंधों का इतिहास विकास और विश्वासघात की मिश्रित विरासत से घिरा है। हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में प्रगति के बावजूद सीमा पर सैन्य तनाव और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बनी रही है। गलवान घाटी में हुए संघर्षों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। हालांकि उसके बाद उच्च स्तरीय संवादों का सिलसिला शुरू हुआ और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वार्ता भी हुई, परंतु यही सतही सुधार मात्र है। सीमा पर अब भी विश्वास का संकट है और चीन की रणनीतिक अस्पष्टता और बहुध्रुवीय बनी हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः प्रारंभ, सीमा पर गश्त की अनुमति और व्यापार में आंशिक सुधार, ये सब भारत चीन संबंधों को सकारात्मक संकेत हैं, परंतु इसकी बुनियाद बहुत नाजुक है। जब तक सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश पर दावा, ब्रह्मपुत्र जल विवाद और पाकिस्तान के साथ चीन की निकटता जैसे मूल मुद्दों पर चीन स्पष्ट रुख नहीं अपनाता, तब तक संबंधों में अस्थायी विश्वास नहीं बन सकता। चीन के साथ भारत का व्यापार असंतुलित रहा है। भारत का चीन से आयात कहीं अधिक है जबकि निर्यात सीमित। इससे देश की रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन चीन पर निर्भर रहती है, जिससे विशेषकर फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी मशीनरी में भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। परंतु जब तक यह निर्भरता पूरी तरह खत्म नहीं होती, तब तक चीन के साथ आर्थिक संबंधों में भी सतर्कता आवश्यक है। चीन का डिजिटल स्पेस में हस्तक्षेप भी भारत के लिए खतरे की घंटी है। कई मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध भारत की साइबर सुरक्षा नीति का हिस्सा था, जिससे चीन को यह संदेश दिया कि भारत इस ओर जागरूक हो चुका है। चीन की विस्तारवादी नीति केवल भारत की तक सीमित नहीं। दक्षिण चीन सागर से उनकी गतिविधियां, ताइवान पर उसकी आक्रामक नीति, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीकी देशों में उसकी ट्रेड रणनीति से यह सभी संकेत देते हैं कि चीन वैश्विक सत्ता संतुलित को अपने पक्ष में झुकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका
और यूरोप के साथ रणनीतिक गठजोड़ मजबूत करने होंगे। क्वाड और इंडो पैसिफिक साझेदारियों में भारत की भागीदारी इसी दिशा में सराहनीय प्रयास है। भारत को यह समझना होगा कि चीन को केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, तकनीकी स्वावलंबन और कूटनीतिक साझेदारी के जरिए संतुलित किया जा सकता है। भारत चीन के संबंधों में संवाद और सहयोग की संभावनाओं को नकार नहीं किया जा सकता, किंतु यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि चीन भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। भारत को हर कदम पर यह तय करना होगा कि वह चीन की चालों को समझे, उसका प्रतिकार करे और संबंधों में मर्यादित दूरी बनाए रखे। कुल मिलाकर चीन के प्रति संबंधों में सुधार की राह पर आगे बढ़ते हुए निरंतर सतर्क भी रहना होगा। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार। वैश्विक बदलाव की महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा ने स्पष्ट कर दिया है कि रणनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ विश्व की राजनीति तीन महाशक्तियों रूस, चीन, अमेरिका भू राजनीतिक गतिशीलता से प्रभावित होती हैं। चीन और रूस वैश्विक व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए टैरिफ वार छेड़ दिया है। भू राजनीतिक तनाव के कारण आज विश्व में आर्थिक विखंडन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत को एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। विश्व के लिए खतरनाक टैरिफ दाव। शिवकांत शर्मा जी, लेखक बीबीसी के पूर्व संपादक। यदि भारत ने अमेरिका, चीन आदि पर रूसी तेल खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगाए तो इससे बढ़ने वाली महंगाई के असर से अमेरिका, यूरोप भी अछूते नहीं रह पाएंगे। खातिर गजनवी की मशहूर गजल का मतला है, गो जरा सी बात पर बरसों के यारने गए। पुतिन और ट्रंप के बीच चल हाल में कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, बात केवल इतना ही नहीं। 2013 की मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतिस्पर्धा को लेकर मॉस्को गए ट्रंप ने रूसी अरबपतियों और राष्ट्रपति पुतिन की खातिरदारी से अभिभूत होकर कहा कि वे राष्ट्रपति ओबामा से भी अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं। पुतिन का रंग उन पर इतना गहरा पड़ा कि राष्ट्रपति बनने के बाद 2018 में हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में उसने अपनी खुफिया तंत्र के खिलाफ पुतिन का पक्ष लेते हुए यह मानने से इनकार कर दिया कि रूस ने अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी कराई थी। पुतिन के साथ अपने खास रिश्ते के दम भरते हुए उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर युद्ध विराम करा देंगे। जब वह नहीं हुआ तो उन्होंने रूस के प्रतिबंध हटाने और क्रीमिया को रूस के भाग के रूप में मान्यता देने जैसे प्रलोभन देकर पुतिन को मनाने की कोशिश की। जंग का ठिकरा जेलेंस्की के सिर पर फोड़ा, उन्हें तानाशाह बताते हुए व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने बुरा भला कहा। उन्होंने यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद रोक ली और बिना शर्त बातचीत के लिए राजी किया। युद्ध विराम के लिए ट्रंप ने पुतिन के साथ 6 बार फोन वार्ता की, परंतु पुतिन न केवल बात लटकाते रहे बल्कि हर बातचीत के बाद बड़े बड़े हमले करते रहे। इस महीने की बातचीत के बाद ट्रंप का पुतिन से मोह भंग हो गया और उन्होंने कहना शुरू किया कि वह उनसे नाखुश हैं। बीबीसी के लिए दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन से निराश हैं पर हताश नहीं। उन्होंने यूक्रेन को नाटो के माध्यम से अधुनातन रक्षा प्रणाली और मिसाइलें देना शुरू करने का ऐलान किया और पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि वे 50 दिनों के भीतर युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हुए तो रूसी माल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। नाटो महासचिव मार्क रूटा ने तो चीन, भारत और ब्राज़ील को सीधे ही कह दिया कि यह तो तीनों देश मिलकर पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी करें, अन्यथा अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाएं। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और अमेरिकी सीनेट रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले प्रस्ताव की तैयारी कर रही है। रूस प्रतिदिन लगभग 70 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है, जिसका 47% चीन खरीदता है और 38%
भारत। रूस इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसके तेल की बिक्री बंद होने से दुनिया में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर चीन और भारत पर तो पड़ेगा। यूरोप और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तेल की कीमतों में छलाक उछाल से महंगाई बढ़ेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। इससे रूस का नुकसान तो तब होगा जब चीन, भारत और ब्राज़ील तेल खरीदना बंद करेंगे। हालांकि तेल की कीमतें बढ़ने से रूस को फ़ायदा होगा, परंतु शुरू हो गया। वैसे भी पुतिन को लगता है कि ट्रंप की धमकी गिदड़ भड़की के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए पुतिन ने यूक्रेन पर 700 ड्रोन और दर्जन भर मिसाइलें से बड़ा हमला किया। अमेरिकी चेतावनी के जवाब में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ज़खारोवा ने भी रूस कहा कि अल्टीमेटम, ब्लैकमेल और धमकियां हमें मंजूर नहीं। हम अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे। रूसी शेयर बाजार में भी गड़बड़ाहट की जगह तेजी दिखाई दी। ट्रंप का पुतिन से मोह भंग होना तो समझ में आता है, परंतु आर्थिक प्रतिबंधों के जिस हथियार से बाइडेन कुछ हासिल नहीं कर पाए, उसी को दोबारा चलाने का मकसद क्या हो सकता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार युवाला नोआ हरारी के अनुसार ट्रंप किलेबंदी की मानसिकता से काम करते हैं। उनकी नीतियों में किसी ठोस प्राप्ति का स्वार्थ छिपा रहता है। यूक्रेन की सैनिक मदद के लिए उन्होंने नाटो के माध्यम बनाया, ताकि यूक्रेन को हथियार मिल जाए और उन्हें नाटो के जरिए उनको दाम। ट्रंप दावा कर चुके हैं कि चीन के साथ सैद्धांतिक रूप से व्यापार सौदा हो चुका है, परंतु उसे दावे के 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन सौदे पर मोहर नहीं लग पाई। उन्होंने भारत के साथ भी सौदा हो जाने का संकेत दिया, अलबत्ता औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई। हो सकता है कि इन्हीं व्यापार सौदे को मन मुताबिक और जल्दी निपटने के लिए रूसी तेल खरीदने वालों को पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी जा रही, वरना यह बात पुतिन भी जानते हैं कि और ट्रंप भी, कि शी जिनपिंग भी ट्रंप की धमकी में आकर रूस से तेल लेना बंद नहीं करने वाला। वे टैरिफ जंग में भी नहीं झुके, क्योंकि चीन के पास दुर्लभ खनिजों, चुंबकों और सेमीकंडक्टर का ब्रह्मास्त्र था, जिसके साथ आखिरकार ट्रंप को ये सौदा पटाना पड़ा। ट्रंप समझ चुके हैं कि 1.25 लाख से अधिक सैनिकों और दफा के ट्रंप समझ चुके हैं कि 1.25 लाख से अधिक सैनिकों और अर्थव्यवस्थाओं की बलि चढ़ा चुके पुतिन बातों और धमकियों से पीछा हटाना संभव नहीं है। न ही उसका अंतहीन लड़ाई से यूक्रेन के लिए अमेरिकी खजाना खोलने को तैयार है। इसलिए उन्होंने नाटो के जरिए हथियार बेचने का रास्ता चुना, ताकि यूक्रेन अपनी रक्षा करते हुए रूसी सेना और रक्षा तंत्र को इतनी चोट पहुंचाते रहे कि आए दिन पुतिन थककर बातचीत के सिवा विवश हो जाए। दूसरी ओर पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन को सैनिक और खुफिया शक्ति रक्षा प्रणाली को तबाह कर उसे ऐसे नाकाम राज्य में बदल देना जहां रूसी हमलों के भय से कोई निवेश न करे और वह रूस पर आश्रित होकर रह जाए। इस खेल में भारत को कूटनीतिक निपुणता के साथ चीन के साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि ट्रंप उसी को सुनते हैं जिसके पास पलटवार की क्षमता होती है। चीन के पास पलटवार के लिए दुर्लभ खनिज है और रूस के पास तेल और अनाज। ऐसे में भारत को अपनी कूटनीतिक पर दांव लगाना होगा। शिक्षा संस्थानों में संभावनाओं की मौत। शिक्षा परिसर में छात्राओं की आत्महत्या यही संकेत करती कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। देश के उच्च शिक्षा संस्थाओं के हाल के दिनों में कई चिंताजनक घटना सामने आई। पहले छात्र आत्महत्या के मामले चर्चा थे, अब छात्रों के साथ दुष्कर्म की घटना भी बढ़ती जा रही है। गत दिन उड़ीसा के बालासोर में एक छात्रा की यौन उत्पीड़न से शिकायत के बाद आत्मदाह कर लिया। बेंगलुरु में 2 शिक्षक ने एक छात्रों के साथ दुष्कर्म किया।
IMS कोलकाता में भी एक मनोविज्ञान महिला परामर्शकर्ता के साथ इसी तरह की घटना हुई। नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय में दंत चिकित्सा की एक छात्रा ने छात्रावास में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या पहले उसने एक पत्र लिखा जिसमें विश्वविद्यालय को डीन और कुछ अध्यापकों को प्रताड़ना का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने 2 अध्यापकों को भी गिरफ्तार किया और कुछ को निलंबित कर दिया है। यह घटना उच्च शिक्षा के परिदृश्य को शर्मसार करने वाली है। यह चिंता की बात है कि भारत सरकार की विदेश विश्वविद्यालय कैंपस खोलने की अनुमति दे रही है। यदि हम विदेशी शिक्षा पद्धति अनुसंधानों को प्राथमिकता दें तो हमारे छात्र अभिभावक अपने देश में संस्थानों को कमतर मानने लगेंगे। होगा तो यही साबित होगा कि सरकार देश के संस्थानों को बुनियादी सुधार करती। वैसे भी विदेश में पढ़ाई के चलन के चलते प्रतिभाओं के पलायन का बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। ऊपर से शिक्षकों दुष्कर्म और प्रताड़ना के बढ़ते मामले इस समस्या को और गंभीर बनाएंगे। यह घटना बताती है कि हमारे कुछ शिक्षक छात्रों से उम्मीदों की उड़ान पैदा करने के बजाय निराशा, कुंठा और अवसाद पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे शिक्षकों की कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, अन्यथा शिक्षण संस्थान में ऐसी शर्मनाक घटना नहीं होती। शिक्षा के जरिए विद्यार्थी उपलब्धि के शिखर पर पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं। यदि शिक्षण संस्थान में यही संभावना दम तोड़ने लगे तो क्या शिक्षा का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू माना जाएगा। ज्ञान की मात्रा से इस भ्रम को तोड़ दिया है कि शिक्षा केवल कुछ वर्गों का अधिकार है। भारतीय मनुष्यों ने हजारों साल पहले ज्ञान की इस महाशक्ति को पहचाना। 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा गया। आज दुनिया शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से एक ऐसी तकनीक संसार के निर्माण करे जिसमें सुविधा हर किसी की मुट्ठी में हो। अब मनुष्य अंतरिक्ष में बसाने की संभावना तलाश रहा है। शिक्षा के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में अनेक अवसर उपलब्ध हुए। ऐसे में जब शिक्षण संस्थानों में प्रताड़ना, दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं तो सरकारों के लिए गंभीर विषय होनी चाहिए। शिक्षा परिसर में छात्रों की आत्महत्या की घटना इसका संकेत करती कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। यदि उत्पीड़न और आत्महत्या का यह सिलसिला जारी रहा तो देश के भविष्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन मौतों का कारण अध्ययन और अध्यापन से जुड़ी समस्या है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता इन मौतों को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिससे समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यदि आने वाले समय में आत्महत्या के मामले को शिक्षा की व्यापक समझ के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया तो इन मौतों का विराम लगाना मुश्किल होगा। देखा जाए तो देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा तक शिक्षण पद्धति में भ्रम और विरोधाभास की स्थिति बनी हुई। शिक्षा के निजीकरण, अंग्रेजीकरण और विदेशीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वैसे इसमें सुधार के लिए तमाम आयोगों का गठन किया गया, उनकी रिपोर्टें भी आई, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। इसके चलते शिक्षा प्रणाली में आदर्श और समावेशी शिक्षा के बुनियादी तत्वों को शामिल करने में हम पिछड़ गए। इससे शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा मिला। यह हमारी शिक्षा के केवल अंग्रेजीकरण की ओर ले जा रहा है, जिससे शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना रह गया है। कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामलों की जांच से पता चलता है कि अभिभावक अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने लगे हैं। केरल के एक छात्र ने आत्महत्या से पहले लिखा कि सॉरी मम्मी पापा, आपने मुझे जीवन दिया लेकिन मैंने इसकी कदर नहीं की। यह एक दुखद बयान है जो इस किशोर का है जो अपने IIT की तैयारी कर रहा था। ये संस्थान प्रतिभाओं को निखारने का दावा करते हैं, लेकिन युवाओं को महान बनाने का सपना दिखाने वाला यह उद्योग कितना खोखला है, यह बढ़ती आत्महत्याओं से स्पष्ट होता है। शिक्षा का यह कोचिंग संस्थान अब देशव्यापी समस्या बन चुका है। इसकी जकड़न में अन्य प्रदेशों के बड़े नगर भी आ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की महती आवश्यकता है। हमें अपने संस्थानों में बुनियादी बदलाव लाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। यदि हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ें तो शिक्षा का यह संकट और भी गहरा हो सकता है। अपनी गतिविधियों भांप रहे बच्चे अपने बच्चों को सही संस्कार दें। उन्हें यह समझाएं कि गलत तरीके से प्राप्त की गई वस्तुएं हमारी नैतिक मूल्यों को नाश करती हैं। हमें हाल में Booking.com और YouGov द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में भारतीय
ट्रैवलर्स की कुछ बातें बुरी आदत सामने आई। इस सर्वे में 44% भारतीयों ने स्वीकार किया होटल में मिलने वाले शैम्पू, साबुन और ब्रश जैसी चीज़ें अपने घर ले आते हैं। कुछ लोग ट्रेन यात्रा के दौरान अपने सामान के साथ कुछ और सामान भी ले आते हैं, जैसे चादर, कंबल और तकिया। हाल में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला चेक आउट के दौरान अपने सामान में होटल की चीज़ें जैसे टॉवेल, साबुन, चाय के प्याले और गिलास लेकर जा रहे। उसी समय लोग उसे पर हंसे। तब केवल महिला की आदत नहीं बल्कि कई पुरुष ऐसे करते हैं, लेकिन यह आदत बहुत ख़राब है। आपका यह मानना होगा कि बड़े होटल का किराया देने के बाद उन चीज़ों पर आपका हक बनता है। गलत। यह होटल का किराया आपके बजट से ज़्यादा है तो यह आपकी गलती है कि आपने उस होटल का चयन क्यों किया। संभव है कि हमने कई चीज़ों की घर में सजा कर रखी। संभवतः आपकी देखी भविष्य में आपकी संतान भी ऐसा करना सीख जाए। दरअसल आपने अपने घर में ढेर सारी चीज़ों की वस्तुएं सजाकर अपने बच्चों को कुसंस्कार का बीजारोपण कर दिया। इस क्रम में हो सकता है कि आपकी संतानें किसी अपराध में फंस जाए। आपकी संपत्ति उनको छुड़ाने पर खर्च हो जाएगी। पुलिस से लेकर वकील की फीस में आपकी दौलत स्वाहा हो जाएगी। संतानें कुछ दिनों तक पुलिस हिरासत या जेल की हवा भी खाएंगे। समाज में आपकी इज्जत भी नहीं रहेगी। सोचिए उस वक्त क्या होगा जब जमानत की आपके सामने से कोई भी आगे नहीं आएगा। आप इज्जत बनाने के लिए शहर बदले लेकिन संस्कार नहीं बदल सकते। आपके संस्कार आपके संतानों में अनजाने में नहीं आएगी। आपकी हरकतों पर उसकी नज़र थी जब वे छोटे थे, तब समझ नहीं पाए, लेकिन बड़े होकर समझने लगे कि आपने गलती किया है। यह ना भूलें कि आपकी हर हरकत पर उनकी नज़र टिकी है। आजकल सीसीटीवी का ज़माना, हमारी एक हरकत हमारी बच्चों की ज़िंदगी से खेल सकती है। इसलिए इस तरह की चीज़ों होटल में ट्रेन से ना लाएं। ये वस्तुएं आपकी बेईमानी का जीता जागता स्वरूप हैं। यादें वही होती जो हमें सुकून देती है। पराक्रम वही अच्छा जिसे सुनकर संतानें गर्व करती हैं। आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार दें और सही समझाएं कि गलत तरीके से प्राप्त की वस्तुएं केवल पद प्रतिष्ठा नहीं बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों को भी नाश करती। हमें कार्यों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे हरकतों से सीखते हैं। सहयोग करें, उपकार नहीं। संसार परमात्मा की विविधता से परिपूर्ण रचना है। कोई शक्तिशाली, कोई निर्बल, कोई धनवान, कोई निर्धन, कोई ज्ञानवान, कोई अज्ञानी, अंधकार। अधिकांश धर्म ग्रंथ इसे अपने कर्मों का फल मानते हैं। यह भी सत्य है कि परमात्मा दयालु हैं। सभी उसकी संतान उसकी अपनी संतान के कैसे दुख में देख सकता है, विभिन्नता की रच सकता है। यह भी ध्रुव सत्य है कि परमात्मा न्यायप्रिय है। अपने न्याय के अंतर्गत ही उसने किसी को राजा, किसी को रंक बनाया। परमात्मा ने इस सृष्टि में अद्भुत समन्वय स्थापित किया है जिसमें उसका न्याय और दया दोनों एक साथ प्रकट होता है। यदि इस निर्बल, निर्दय, अज्ञानी रचे हो तो उनके दुख दूर करने के लिए सबल, धनी और ज्ञानी के मन में करुणा का भाव भी उत्पन्न किया है। अपनी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात अतिरिक्त को भी सामर्थ्यवान मनुष्य के पास बचता है। वह इसे अभावग्रस्त में बांट देता है। सामर्थ्यवान को सार्थक परमात्मा से प्रदान की सामर्थ्यवान के माध्यम से वह उस स्वार्थ का अंश निरीह को हस्तांतरित कर सकता है। दया और सहयोग की भावना का व्यवहार में बदलना मनुष्य का धर्म है और इससे परमात्मा की व्यवस्था सुचारू बनी रहती है। मनुष्य कुछ देने की स्थिति में तो हैं, देने में संकोच न करे। मनुष्य आगे देता रहेगा, परमात्मा उसका प्रभाव बनाए रखेगा। जैसे कि नदी का जल आगे बढ़ता रहता है तो क्या जल उसका स्थान लेता रहता है। मनुष्य का किसी को करुणा, दया, वश कुछ देना उसका उपकार नहीं, परमात्मा के व्यवहार का अंगीकरण है। जब परहित को उपकार मान लिया जाता है तो चाहे वह अनचाहे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अहंकार स्वयं को दाता मानने का भ्रम पैदा करता है। परमात्मा किसी को भी तरह का अहंकार स्वीकार नहीं। अंजेरे के लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष। विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को अंजेर विज्ञान 2047 दस्तावेज मुख्यमंत्री विष्णुदेव आय ने 17 जुलाई को शाम प्रदेशवासियों को समर्पित किया। अंजेर अर्थात दीप्तिमान या उज्ज्वल। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला गुजरात के बाद दूसरा है जहां राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का सपना देखा गया है। रात गुजरी अगले दिन सुबह 5 बजे ही भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की सूचना पूरे प्रदेश में चर्चा के केंद्र में आ गया। कुछ उसी तरह जैसे सुख के साथ दुख दिन
सुख के दिन आए और रात के प्रकाश अंधकार का रिश्ता। अब कांग्रेस के 22 जुलाई को प्रदेश में आर्थिक नाकाबंदी की घोषणा कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि उसका बेटा गिरफ्तारी का नहीं, प्रदेश में जल जंगल जमीन को बचाने का है। पार्टी के अंदर के साथ ही यह प्रश्न भी उठता हुआ कि कांग्रेस के नेतृत्व में आदिवासी नेता और पूर्वी आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के समय ऐसी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई। वे तो अनपढ़ हैं। जनता ने लगातार 5वीं बार विधायक बनाया, उसके लिए ऐसी बेचैनी क्यों नहीं थी। उधर जन्मदिवस के दिन ही चेतन बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में 18 जुलाई को प्रदर्शन शुरू हो चुका है। केवल एक ही व्यक्ति ने दोनों ही आयोजनों में शामिल भागीदार रहे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण महंत ने शाम को अंजोर विजय 247 की सफलता की कामना की तो दिन में भूपेश बघेल के साथ चैतन्य से मिलने कोर्ट पहुंचे। पार्टी के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट की उपस्थिति में अपने ऊपर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाने का आरोप और बदले में विधानसभा सत्र में लाठी लेकर जाने की घोषणा करने वाले डॉक्टर महंत ने दावा किया कि टीआरपी के चक्कर में उन्हें भूपेश से अलग बताया जा रहा है। पूरी पार्टी एकजुटता से संघर्ष करेगी। प्रदेश बदलाव के दौर में गुजर रहा है। वर्ष 2023 के चुनाव से पहले प्रदेश में पहली बार मतदाता में जातीय आधार पर वोट बांटने का प्रयास देखा। भूपेश बघेल के नेतृत्व में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को वोट देने के रूप में विकसित करने की रणनीति देखा। आरक्षण की बढ़ती सीमा देखी, सांप्रदायिक तनाव देखा, परंतु परिणाम उलट हो गया। ओबीसी वर्ग में एक कुर्मी से 2.5 गुना होते हुए भी उपेक्षित रहे। साहू साथ छोड़ दिए। गरबदा बेतरमा से दंगों के बाद भाजपा महासचिव विजय शर्मा पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, उप मुख्यमंत्री बन गए। प्रदेश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी राष्ट्रपति बाद विष्णुदेव साय के रूप में मुख्यमंत्री मिल गए। इधर कांग्रेस के समक्ष चुनौतियां बढ़ती जा रही। भूपेश बघेल के विकल्प नहीं है। कोयला परिवहन घोटाला, शराब घोटाला, महादेव सट्टा एवं ऐप घोटाला से लेकर पीसीएस भर्ती घोटाला तक में चौतरफा गिरे भूपेश बघेल वर्तमान समय में प्रदेश की कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। प्रभावी महासचिव सचिन पायलट की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चंद्र साने, मुख्यमंत्री विष्णु सदन स्पष्ट है कि प्रदेश की पूरी जनता एक साथ है। सनातनी व्यवस्था सब लोगों के सुखी होने और शांति की कामना करता है। उसके लिए दूसरी तरफ जाति और धर्म के आधार पर समाज के बटे होने की दावा करने वाली राजनीतिक शक्तियां की चर्चा चारों तरफ तैर रही है। जब चेतन भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुका है तो भूपेश बघेल अब तक बच जाएंगे। कहा जा सकता है कि जनता की चाहती है कि भ्रष्टाचार तो हुआ, भ्रष्टाचार को तुरंत सजा मिले और अजोर और अंधकार का संघर्ष जारी रहे।